तो यहाँ पे देखते देखते जो है हमारा जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी जो है नजदीक आ चुका है। कई सारे स्टूडेंट्स के मन में डर होगा कि हम जो है क्या एक डिसेंट परसेंटाइल भी यहाँ पे एग्जाम के अंदर ला भी पाएंगे या फिर नहीं, या फिर स्टूडेंट्स जिनके फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है स्कोर एक जगह स्टक हो गया था, अब क्या उससे अच्छे लेवल पे बूस्ट हो सकता है। तो अगर मन में ये डर है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे जो कि आपके स्कोर को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकती है। तो यहाँ पे जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा कम है और वो एक टारगेट लेते हुए चल रहे हैं कि कम से कम कट ऑफ तक तो पहुंचे, तो उनके लिए तो और ज्यादा ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सिमिलर वीडियो जो है हम ऑलरेडी आपके लिए पार्ट 1 में ला चुके हैं, तो अगर आपने चेक नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना, जिसके अंदर हमने 24 जनवरी शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस उठाए थे। तो उसके अलावा भी और भी ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें आप शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई कर सकते थे, तो वो आज के वीडियो में हम देखेंगे, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट नॉलेज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। यहाँ पे कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो वो क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया जा सकता है। और सिमिलरली अगर आप पार्ट 3 के लिए भी यहाँ पे वीडियो चाहते हैं तो फिर से एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 500 प्लस लाइक्स का, जैसा कि पार्ट 1 में आप जो है टारगेट के नजदीक तक हमें पहुंचाया, तो हम आपके लिए जो है पार्ट 3 का भी वीडियो लेके आएंगे अगर इस वीडियो पे अपन 500 लाइक्स का टारगेट को हिट करते। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैं जो है सिंपल सा पहले तो एक बार लॉजिक समझा देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर के अंदर जो है हमें कई सारे यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो ये तो आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, है ना। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस रहेंगे अगर आपने जो है अच्छे तरीके से फॉर्मूलेस को समझ लिया। इवन अभी बोर्ड्स के टाइम पे फॉर्मूलेस को देखा था क्लास 12 के, तो वो भी जो है उस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इजी क्वेश्चंस भी जेईई मेंस में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे रिपीटेड टॉपिक्स रहते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, तो हम जो है बहुत जल्द इसके लिए भी एक वीडियो ला देंगे ताकि आप उन टॉपिक्स को ही अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। और बाकी यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक सीखोगे उसके लिए तो ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नॉलेज की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है और साथ ही साथ स्मार्टनेस होनी चाहिए और क्वेश्चन के प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए, तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकते हैं। तो वही चीज इस वीडियो के अंदर अपन यहाँ पे देखेंगे। और एक चीज जो है मैं आपको जरूर से यहाँ पे बताऊंगा कि भाई दूसरी एग्जाम्स के जैसे कि आपके फॉर्म होंगे ना, उनको भी भर देना, क्योंकि देखो अगर कट ऑफ क्लियर हो भी जाता है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको एक अच्छा कॉलेज ही मिलेगा। तो अपने लिए सारे ऑप्शंस को हमें खुला रखना है, तो उसके लिए बिटसेट, वीआईटी, ट्रिपल ई, एमईटी, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सबके फॉर्म जरूर से भरना। और देखो इन एग्जाम्स में ऐसा होता है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी कम रहती है, तो इनके अंदर तो और अच्छे से शॉर्ट ट्रिक्स हम लगा सकते हैं। और आप जो है अगर इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स और भी ज्यादा सीखना चाहते हैं और साथ ही साथ बिटसेट के लिए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हमारा जो है शिखर बैच अभी लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर मैं इसी तरीके की कई सारी आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, है ना। और साथ ही साथ आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पूरा सिलेबस वहां पे कवर करा गया है। उसके अंदर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक देखने को मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको काफी सारे। तो हर एक चीज इस कोर्स में मौजूद है जो कि आपको बिटसेट क्रैक करा सकती है। तो आप इस कोर्स को जरूर से चेक कर लीजिएगा, प्रोसीजर आप सभी के सामने। कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, है ना। और जैसे कि मैंने दूसरी एग्जाम के बारे में बताया, तो उनके भी कोर्सेस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, जैसे कि बीआईटी ट्रिपल ई क्रैश कोर्स जो है आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास कम टाइम रह गया है तो उस हिसाब से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। उसके अलावा मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं एमईटी, कॉमेट के, तो वो भी हमारी वेबसाइट पे आप जाके जो है जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते। अब सबसे पहला क्वेश्चन अपन जो है देखते, और मैंने क्या करा है कि भाई 2025 के अभी जनवरी शिफ्ट के ही उठाए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि देखो भाई अभी के इन क्वेश्चंस में अगर चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं तो डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस हमें अभी भी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। जैसे कि भाई मैच द कॉलम का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का अगर आपको सिंपल सा फंडा पता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा होता है रूट ओवर ऑफ n इंटू एन प्लस टू, जहां पे n क्या हो जाता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब किसी स्टूडेंट को अगर यहाँ पे फॉर्मूला ढंग से याद नहीं था या कुछ भी नहीं था, बस ये कॉन्सेप्ट पता था कि हाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर जो है नहीं है तो म्यू हमारा 0 होता है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। बताओ कैसे। देखो यहाँ पे आपका स्कैंडियम 3+ दिया है ना, स्कैंडियम 3+ दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन तक का तो भाई सभी को पता रहता है ना। उसके आगे जो है स्कैंडियम हमारा कौन सा है, 21 नंबर का है। तो यहाँ पे जो है आप लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और फिर आपका 3p6, फिर यहाँ पे 4s2, और यहाँ पे स्कैंडियम के लिए अगर हमें लिखना है तो एक अगला जो है आपका यहाँ पे और भर जाएगा 3d1, है ना। तो इस तरीके से अपन ने लिख लिया। अब भाई 3+ लगाया है तो ये आखिरी के 3 तो जो है अपने हट जाएंगे, तो ये सब तो पूरे के पूरे भरे हुए, यानी कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सीधा सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 रहेगा। अब डी का सेकंड एक ही ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है,
तो ये क्वेश्चन तो कितना आसान था। कई सारे स्टूडेंट्स की भाई कैलकुलेशन होगा उस चक्कर में छोड़ देते, पता चलता मैच द कॉलम में ऑप्शन ही ऐसे कि हम उस क्वेश्चन को बहुत इजीली यहाँ पे डील कर सकते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज, और ये आपको देके रखा है मोलर मास कंपाउंड का देके रखा है, देन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज, इंपेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसे लास्ट में अटेम्प्ट करते, ये सोच के कि फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा लग जाएगा, और इंपेरिकल फार्मूला का आपको पता है एक प्रोसीजर रहता है, उसके तरीके से अगर करने जाओगे तो सही में टाइम थोड़ा सा लगेगा, है ना। यहाँ पे इस तरीके से जो है आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पे लगानी पड़ती है। पर कौन बोल रहा है कि भाई ये सब के थ्रू जो है करो, सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकता था। कैसे? थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगाने की कोशिश करते यार। देखो इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि इंपेरिकल फार्मूला में कुछ ना कुछ n जो है मल्टीप्लाई होता है, जिसके थ्रू हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक काम करते, सभी के सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते। कैसे? C4H9O3। अब 493 में कुछ ऐसा कॉमन तो है नहीं, तो ये तो इसका सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यहाँ पे देखो 6 12 6, तो 6 कॉमन लिया जा सकता है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं C1H2O1, और इसका होल क्या कर दिया अपन ने 6, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी लिख सकता हूं मैं, 3 इसमें कॉमन ले लिया तो ये C2 हो गया, ये हमारा H4 हो गया, और ये O, और यहाँ पे इसको 3 लिख दिया। ऐसे इसको भी लिख सकते हो, इसमें 2 कॉमन आ सकता है, C2H4, और यहाँ पे क्या हो गया O, और इसको हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, होल ट्वाइस। अब ध्यान से देखो, इसमें से ये दो ही कॉमन दिख रहे हैं, बाकी ये तो जो है काफी डिफरेंट है, तो मोस्ट प्रोबेबली अपना आंसर इनमें से कोई हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शंस को अपन एलिमिनेट करेंगे। अब एक लॉजिक इसमें जो है लगाने की कोशिश करो, यहाँ पे आपको भाई मॉलिक्यूलर मास देके रखा है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास देके रखा है कंपाउंड का, तो इन दोनों का एक बार जो है मास कैलकुलेट कर लो। हम तो सिर्फ सिंप्लीफाइड फॉर्म का देखो, C2H4 और O का मास कितना रहेगा, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, 4 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा +4, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो ये कितना हो गया 28 + 16 44, 44 इंटू 3 करो कितना आएगा, 44 इंटू 3 आ जाएगा 132, और ये तो 44 इंटू 2 होता है जो कि 88 होता है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, तो सीधी सी बात है ऑप्शन 3। और बाकी दो के तो भाई नंबर्स अलग है, तो ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट ही मॉलिक्यूलर मास आने वाला है, तो ऑप्शन 3 अपना सही आंसर था। या तो और सिंपल सा, इतना भी नहीं सोचना, तो सिंपली सबके भाई मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते, एक ही ऑप्शन अपना जो है सेट होता। कॉमन सेंस, फिर से मैं वही कहूंगा, नहीं पता था हमें कॉन्सेप्ट तो कॉमन सेंस लगाते क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। चलो भाई नेक्स्ट इस पे चलते। नेक्स्ट अपना क्या है, द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द एलिप्स, यहाँ पे देके रखा है, जिसका मिड पॉइंट 3,1 है ना, तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है। अब इसके अंदर ना बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि भाई कॉर्ड का अगर जो है अपन को मिडल पॉइंट पता है, तो उस कॉर्ड की इक्वेशन हो जाती है T = S1। हमें नहीं आता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता? बिल्कुल हो जाता। जनरल ऑब्जर्वेशन अगर यहाँ पे लगाते अपन, जनरल ऑब्जर्वेशन कैसे यार, एक बार ना इसका फिगर बना लो, ये मैंने थोड़ा सा उतना अच्छे से बना नहीं पाया, पर आप बना लेना, ठीक है ना, एलिप्स जैसा दिखेगा, क्योंकि भाई एलिप्स की इक्वेशन है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या देके रखा है, एक पॉइंट देके रखा है 3,1, है ना, 3,1 देके रखा है, तो ये हो गया 1 2 3 और ये 1, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 3,1, 3,1 पॉइंट बन गया। अब भाई कॉर्ड इस हिसाब से जो है ड्रॉ हो रही है, कॉर्ड इस हिसाब से ड्रॉ हो रही है कि ये मिडिल पॉइंट रहे, तो कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे सीधा समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी जो है अपने को कॉर्ड देखने को मिल रही होगी। अब इसमें भी ये बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है, तो उतने अच्छे से अपन बना नहीं पाए, तो थोड़ा सा और दूर लेके चलते। यहाँ पे ये वाली जो है ज्यादा बेटर लग रही है, ये लगभग जो है इक्वल लेंथ की है। समझ में आई ये चीज? और ये कॉर्ड में अपन ने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि भाई अपन ने पॉइंट्स यहाँ पे मार्क करे थे 1 2 3 4, तो ये 3 और 4 के बीच में अपना जो है एक्स इंटरसेप्ट कट रहा है। सीधी सी बात है, इस कॉर्ड में ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अपन जो है ऑप्शंस को यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ना, किसमें एक्स इंटरसेप्ट जो है 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, अपन सबको इस फॉर्म में लिखना है, x/a + y/b = 1। आपको पता होगा ये क्या होती है, एक्स इंटरसेप्ट। तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट हमारा कितना आ जाएगा, 169/48। और ये आप अगर ध्यान से देखें तो ये 3 पॉइंट समथिंग ही जाने वाला है, 3 पॉइंट समथिंग ही जाने वाला है, क्योंकि 48 × 4 जो है हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हमारा जो है यहाँ पे हो जाता है 192, है ना, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर अपन ये इससे थोड़ा सा छोटे की बात करें तो ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ अपना जो है जाएगा। सीधी सी बात है, अपन को समझ में आ रहा है। बाकी सभी ऑप्शंस के लिए चेक करो, 134/4 नहीं भाई, 3 पॉइंट समथिंग तो नहीं जाएगा। 176/25 नहीं, ये भी 5 पॉइंट समथिंग, सॉरी 6 पॉइंट समथिंग जाएगा। फिर 31 / 5 ये भी 6 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो कि अपना सेट हो रहा है। सिंपल, बस कॉमन ऑब्जर्वेशन से अपन ने नोटिस करा कि एक्स इंटरसेप्ट तो भाई 3 और 4 के बीच में कट रहा है, उसके बेसिस पे आंसर निकाल सकते थे, नहीं हमें T = S1 की जरूरत थी।
तो इस तरीके के 2D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में फिगर बनाना, उससे कई सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है। अब अगर हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देन लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू। भाई ये जो है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट के बार बार पूछे जाते हैं, फिर भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, D1 D2 D3 और क्या सब निकालने बैठते हैं, है ना, इस तरीके से सॉल्व करने जाते हैं और आंसर तक पहुंचते हैं, पर टाइम लग जाता है, D1 निकालो D2 D3, है ना, इस तरीके से निकालो, टाइम लग जाता है। क्या ये क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व किया जा सकता था? बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता था। बेसिक अपने क्लास 10th के कॉन्सेप्ट पे चलते, ध्यान से देखना, हम क्या है, हमारे सामने ना 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है। हम जो है क्लास 10 के अंदर क्या देखते थे या क्लास 9 के टाइम पे देखते थे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल देखते थे, हम उसी फॉर्म में पहुंचते। कैसे पहुंच सकते हो? ये जो पहली इक्वेशन है ना, इसको इंटू 2 कर दो, तो ये हो गया 2x प्लस यहाँ पे 4y माइनस 6z इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो 2x, यहाँ पे भी 2x, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, मतलब इसको सेकंड बोल दूं और इसको मैं फर्स्ट बोल दूं, तो मुझे क्या करना है, 2 माइनस यहाँ पे 1 कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस 4, क्योंकि 2x तो कैंसिल हो गया, इंटू y, फिर यहाँ पे अपना जो है क्या हो जाएगा 5z माइनस ऑफ माइनस 6z, तो प्लस 11z, और इज इक्वल टू, और क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, तो दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पे 1। सिंपल सा है ना। अब इसके बाद जो है अपन को क्या करना है, ये तो अपन एक इक्वेशन पहुंच गए जो कि y और z के टर्म्स में, एक और बार जो है अपन को इक्वेशन तक पहुंचना रहेगा, तो एक काम करो, इस बार ना इसको इंटू 7 कर दो, सेकंड वाली जो इक्वेशन है इंटू 7 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 14x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 लैम्डा y प्लस यहाँ पे हो जाएगा 35z इज इक्वल टू 35। आई ये चीज समझ में? अब यहाँ पे सिंपल सी एक चीज कर दो, इसको अगर मैं जो है थर्ड बोल दूं और इसको मैं फोर्थ बोल दूं इक्वेशन, तो 4 माइनस 3 करना है मुझे, 4 माइनस 3 करना है, 14x कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 लैम्डा माइनस ऑफ 3y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 माइनस म्यू, है ना, 35 माइनस म्यू इंटू जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 माइनस 33 इक्वल टू 2। पहुंच गए यहाँ तक। अब ध्यान से यहाँ पे एक चीज जो है आप ऑब्जर्व करो कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोला, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अगर मैं जो है 2 स्ट्रेट लाइन की बात करूं, क्योंकि हम जो है ये 2 स्ट्रेट लाइन में ही पहुंच गए ना, आपका ax प्लस by प्लस सी क्या जो है रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई जहां पे एक्सेस हमारी y और z है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो भाई जब 2 स्ट्रेट लाइन जो है, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तब हो सकते हैं जब दोनों एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो, तो कोइंसिडेंट के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, लैम्डा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 7 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 11 अपॉन 35 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से कुछ क्लास 10th में अपन करते थे, जब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन की बात होती थी तो हम यहाँ पे क्या करते थे, दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है, और जब हमारे यहाँ पे नो सॉल्यूशन की बात होती थी तो यहाँ पे अपन नॉट इक्वल टू लगा देते थे, और इनफाइनाइटली के लिए जो है तीनों यहाँ पे रेशियो इक्वल रहते थे, तो बस वही लॉजिक अपन ने लगाया। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 लैम्डा माइनस 3, तो ये बेसिकली अपना जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1, लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई, और इसको अगर अपन सॉल्व करें तो 22 इज इक्वल टू 35 माइनस म्यू, तो म्यू की वैल्यू अपनी यहाँ पे कितनी आ रही है, 13 आ रही है मेरे हिसाब से, 13 माइनस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू निकालनी थी, कितने सिंपली अपन ने सॉल्व कर लिया। तो ये जो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का मेथड है, ये लग जाता है हर जगह, है ना, जहां जहां पे भी आप PYQs थोड़े बहुत उठाना, प्रैक्टिस करना, बहुत आराम से जो है कर लोगे। तो ये भी बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है। अगला, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी भाई एक बढ़िया सी शॉर्ट ट्रिक जान लो। इंटीग्रेशन से डर लगता है, नहीं समझ में आता है कि कैसे इंटीग्रेट करे, पर इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन की जो रिवर्स प्रोसेस रहती है दैट इज डिफरेंशिएशन, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है कुछ इस तरीके से लिखा है, आपके कुछ यहाँ पे जो है टर्म्स इन्वॉल्व है अल्फा बीटा, और 19 की जो है अपन को वैल्यू चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे आप जो है काम करो ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड अपन डिफरेंशिएट कर देते। इसको अगर मैंने टर्म को डिफरेंशिएट, क्योंकि अभी दोनों इक्वल है, तो अगर मैं इक्वेशन के जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स प्लस 1 फिजिकल टू यहाँ पे कुछ लिखा है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा प्लस ऐसा कुछ समथिंग लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, जो भी यहाँ पे इक्वेशन रहेंगी वो अभी भी इसके इक्वल ही रहेगी। समझ रहे हो ना, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS है और दोनों साइड अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वही चीज अपन यहाँ पे भी लगा रहे, वही चीज अपन यहाँ पे भी लगा रहे, हम दोनों साइड यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट किया तो इंटीग्रेशन का साइन गायब हो जाएगा। अब इस साइड जो है अपन को डिफरेंशिएट करके टर्म्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन इजी है, चेन रूल ज्यादा से ज्यादा लगाना है, उससे मुश्किल नहीं होगा क्वेश्चन।
तो यहाँ पे बस एक चीज और अपन कर देते, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिखा है ना, अब इसको बार बार कौन लिखे क्योंकि हर जगह वही इन्वॉल्व है, तो इसको मैं अभी के लिए यहाँ पे स्टार कह देता हूँ। अब अगर मैंने इसको स्टार कह दिया तो मैं कुछ इस तरीके से अपने इक्वेशन को यहाँ पे मैंने लिख दिया, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये तो एज इट इज आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 अपॉन रूट ओवर ऑफ स्टार। समझ लो इस चीज को, है ना, स्टार की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करूंगा तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक्स के टर्म्स में, ये भी एक्स के टर्म्स में। तो सबसे पहले इसको अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो इसको एज अ कांस्टेंट रख दूंगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये हो गया रूट ओवर ऑफ स्टार प्लस, अब x को अपन ने लिखा और रूट ओवर ऑफ स्टार का डिफरेंशिएशन क्या होगा, स्टार क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो चेन रूल लग जाएगा यहाँ पे 1/2 रूट ओवर ऑफ स्टार आ जाएगा, मतलब स्टार मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2x प्लस वन। समझ रहे हो इस चीज को। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे अल्फा रूट स्टार को जो है अपन डिफरेंशिएट करते हैं, अल्फा तो कांस्टेंट है तो बस रूट ओवर ऑफ स्टार का डिफरेंशिएशन जो कि यही है अभी अपन ने देखा, तो ये हो जाएगा अल्फा 2x प्लस वन अपॉन 2 रूट ओवर ऑफ स्टार। बस अब इसको और डिफरेंशिएट कर दो तो ये बीटा, अब ln समथिंग क्या होता है 1/x हो जाता है ना, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, लेकिन यहाँ पे चेन रूल लगेगा, तो ये बेसिकली पहले तो यहाँ पे x प्लस 1/2 प्लस रूट ओवर ऑफ स्टार को डिनोमिनेटर में लिख दो और इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो x का तो 1 हो गया, 1/2 कांस्टेंट है हट गया, रूट ओवर ऑफ स्टार का डिफरेंशिएशन अभी अपन ने देखा यही हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2 रूट ओवर ऑफ स्टार। आई ये चीज समझ में, ठीक है, यहां तक अपन ने कर लिया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला यहाँ तो रूट ओवर स्टार, तो ये रूट ओवर स्टार दिख रहा है कि कट जाएंगे, पर यहाँ पे नहीं बन रहा है, बस यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर को अगर अपन ध्यान से देखें हो जाएगा 2x प्लस 1 2 रूट ओवर ऑफ स्टार डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये डिनोमिनेटर बन गया, और न्यूमरेटर को देखना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट ओवर ऑफ स्टार प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 2 रूट ओवर ऑफ स्टार। ध्यान से देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो सेम ही है, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो बस बचा क्या 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ स्टार, तो बीटा इंटू 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ स्टार अपन को लिखना है, और कुछ यहाँ पे टर्म नहीं बचेगा। कितना इजी हो गया, बीटा अपॉन रूट ओवर ऑफ स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब देखो रूट ओवर ऑफ स्टार तो सब जगह फिर कैंसिल ही कर दो, रूट ओवर ऑफ स्टार तो भाई सब जगह जो है कैंसिल कर दो, नहीं नहीं अभी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे जो है ही नहीं ना डिनोमिनेटर में कुछ, एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो एलसीएम लेते हैं, चलो एलसीएम लेते तो 2 रूट ओवर ऑफ स्टार सब जगह डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, और इधर पे जो है अपन अगर करे, इधर पे अगर अपन करे तो यहाँ पे 2 रूट ओवर ऑफ स्टार से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 स्टार, और स्टार की जगह फिर फाइनली वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, प्लस यहाँ पे अगर करूँ तो ये तो एज इट इज लिख देंगे x इंटू 2x प्लस 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी एज इट इज लिख दो अल्फा इंटू 2x प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रूट स्टार बनाना है तो इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 बीटा, और इसको बस रब कर दो। आई ये चीज समझ में, और यहाँ पे क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ स्टार। भाई रूट ओवर ऑफ स्टार अब तो कैंसिल कर सकता हूँ, एलसीएम लेने के बाद अब कैंसिल कर सकता हूँ, 2 को वहां पहुंचा देता हूँ, मुझे 2 की भी जरूरत नहीं, 2 को यहाँ पे पहुंचाया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 18, ठीक है। अब यहाँ पे लग रहा है बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन है, और हमें जो है क्या वैल्यू चाहिए थी, हमें तो यहाँ पे अल्फा और अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है ना। अब लग रहा होगा कि एक एक को अपन को कंपेयर करना पड़ेगा, पहले तो स्टार को रिप्लेस कर दो, स्टार हमारा क्या बन जाएगा, स्टार हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बाकी कहीं पे स्टार नहीं है बस यहीं पे था। तो अब यहाँ पे जो है अपन को दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर के टर्म्स को अपन कंपेयर करेंगे, एक्स के जो है कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे, पर आप जो है थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखो, इधर पे अल्फा प्लस 2 बीटा तो एक टर्म बन ही रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व है नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ 2 इन्वॉल्व है ना एज अ कांस्टेंट टर्म, तो 2 प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा राइट हैंड साइड में सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म्स इन्वॉल्व है, बाकी सभी टर्म में या तो एक्स आ रहा है या एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इस कांस्टेंट को तो मैं इस कांस्टेंट के साथ इक्वेट कर सकता हूँ, इससे मुझे सीधा अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे बाकी सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, 18 के 2 उधर चला गया तो अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 16 आ रही है। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं भाई न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चंस में भैया ये तो लगता ही नहीं है अपना, यहाँ पे आप जो ट्रिक्स बताते हो, नहीं ना देखो ना बन गया ना,
क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें वेरी करती है, अगर आपको आ रहा है वहां पे दिमाग लगा पा रहे हो तो भैया सॉल्व हो जाता है वो क्वेश्चन, है ना। तो इस तरीके से बाकी बिटसेट वीआईटी ट्रिपल एग्जाम्स इनमें तो मैं बोल ही रहा हूँ, इनमें तो बहुत क्वेश्चंस में ऐसे जो है अपन सोच सकते हैं, बस स्मार्टली सोचते हुए आना चाहिए। तो वही चीजें हमने अपने कोर्सेस में भी आपको बताई है जो कि उन एग्जाम्स में आपको मैक्सिमम स्कोर दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज बाय सिस्टम ऑफ द गिवन साइक्लिक प्रोसेसेस, और ये देके रखा है यार। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और मैंने आपको बताया था इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एरिया निकाल लेना उस कर्व के अंडर का, है ना कहीं अपनी चीजें सही हो जाएगी। बस याद रखना इंटरनल एनर्जी जो है साइक्लिक प्रोसेस की यहाँ पे क्या रहती है, 0 रहती है। बाकी वर्क या और अपना जो हीट रहेगा वो कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगा और एरिया से ही कनेक्टेड रहता है। तो आप जो है यहाँ पे एरिया जब निकालने जाओगे तो सीधा सा दिख रहा है कि ये जो है ना इस वाले फिगर का आधा है, और ये फिगर जो है आपको लग रहा होगा कि सर्कल जैसा है, बट सर्कल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 200 जो है सीसी में देके रखा है, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब में देके रखा है। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो प्रेशर जो है किलो पास्कल में देके रखा है, तो यूनिट अलग है, भला ही मैग्नीट्यूड सेम है 200 बट यूनिट अलग है। तो ये बेसिकली अपना एलिप्स है, और एलिप्स का एरिया मेरे हिसाब से आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक सा है, पाई ए बी के बराबर रहता है, जहां पे ए क्या हो जाती है, सेमी मेजर एक्सिस, और ये होती है सेमी माइनर एक्सिस। ये बेसिक पता होगा एक, है ना। तो अब इसके बेसिस पे आंसर हो जाता पाई इंटू, यहाँ पे ए की वैल्यू अगर हम बताए तो ये सेमी वैल्यू कितनी रहेगी, 100 सीसी। अब सेंटीमीटर क्यूब की अगर हम बात करें, इसको मीटर क्यूब में अगर अपन जो है कन्वर्ट करें, ठीक है ना, मीटर क्यूब में अगर अपन जो है कन्वर्ट करें तो ये 10 की पावर -6 पहुंच जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्या रहेगा, 10 की पावर -2 मीटर, और उस तरीके से जो है अपना ये कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं जो है बी की वैल्यू बोलूं तो ये भी 200 है ना, सेमी माइनर एक्सिस 100 है, और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि वो किलो पास्कल में देके रखा है, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अपन को एसआई यूनिट में आंसर चाहिए, सभी जो है एसआई यूनिट में देके रखा है ना, एसआई यूनिट में आंसर चाहिए। तो ये हो गया अपना, और डिवाइड बाय 2 करना है, क्योंकि इस पूरे फिगर का आधा है ये एरिया। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखिए, ये 10 की पावर -3 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -3 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5 पाई जो है अपना सही आंसर है, ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। तो इस टाइप के साइक्लिक वाले क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे, बहुत सारी शिफ्ट्स में भी आ सकते हैं, या 2-3 शिफ्ट्स तो पक्का ही रहेगी, तो याद रखिएगा, है ना, बहुत ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट लगना नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। आप मान के चलिए कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रेविटी है वो बस आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे डेप्थ के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है, हाइट के हिसाब से कैसे चेंज हो रही है, बहुत आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। और यहाँ तो ग्रेविटी का आपका सिंपल से gm/r² का ही फॉर्मूला लगना था, क्योंकि इसमें ना कुछ बोला नहीं था, इसमें बोला था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ इज रेड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। डायमीटर को अगर रेड्यूस कर रहे हो, है ना, डायमीटर क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। डायमीटर अगर आपका जो है कितना हो रहा है यहाँ पे 1/3, तो आपका रेडियस भी तो 1/3 होगा, क्योंकि 2 से ही तो कनेक्टेड है बस, है ना, 2 से ही तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये भी 1/3 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर नीचे की साइड जो है आपका r² देके रखा है, यहाँ नीचे r² देके रखा है, उन्होंने बोला है कि मास रिमेन्स अनचेंज्ड, मास रिमेन्स अनचेंज्ड, और ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो बस रेडियस पे ही वेरी करेगा, तो g इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब रेडियस को जब 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, r/3 यहाँ पे अगर मैंने डाला तो ये 9 ऊपर हो जाएगा, और बाकी 1/r² तो एज इट इज टू ओरिजिनल क्वांटिटी है। तो जो हमारी ग्रेविटी थी वो अब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी। सीधी सी बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, रेडियस को अपन 1/3 कर रहे हैं तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 9g रहेगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भाई कॉमन सेंस और कुछ बोर्ड लेवल के नॉलेज पे, कुछ तो मैंने क्लास 10 के कॉन्सेप्ट बताए, इसके बेसिस पे आप कर सकते हो। तो भाई ये क्वेश्चंस को बस चूज करना है। पिछले पार्ट में भी अपन ने इतने ही जो है क्वेश्चंस उठाए थे, यहाँ भी इतने क्वेश्चंस और भी जो है आपको पेपर में देखने को मिल जाते, बस स्मार्टनेस और अवेयरनेस रखने की जरूरत थी। तो और भी अगर वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, 500 प्लस का लाइक्स का टारगेट लेते हुए चल रहे, बहुत जल्द वो वीडियो रिलीज कर देंगे। अगर आज ही हो जाता है तो कल के कल जो है आपका वो वीडियो भी रिलीज हो जाएगा। तो लाइक करना ना भूले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।